नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। अच्छी उपज के लिए करें कद्दू की उन्नत तरीके से बुआई। रैमी की खेती करके पशुओं को खिलाएं साल भर हरा चारा। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं और इसी के अंतर्गत यदि आप कद्दू की खेती करना चाहते हैं तो यह समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। लेकिन इससे अधिक उपज प्राप्त करने के लिए भूमि के चयन से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तकनीक से करना होगा। तो आप किस तरह से करें कद्दू की खेती, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ नेहा सिंह कुशवाहा। आज जिस फसल के बारे में हम चर्चा करेंगे वह है कद्दू। आप सभी जानते हैं कि जून जुलाई का जो महीना है, इस समय पे किसान भाई कद्दू वर्गीय फसलों को अधिक लगाते हैं। उनमें से जो मुख्य है वह है पम्पकिन, या जिसको हम हिंदी में कद्दू भी कहते हैं। बीज का अंकुरण होना ये आपकी जलवायु पर भी बहुत निर्भर करता है। तो आप किस क्षेत्र में हैं उस हिसाब से आप अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वहाँ पे किसी भी विषय विशेषज्ञ से मिलकर इस बारे में आप पूछ सकते हैं कि हमारे इस तरीके की मिट्टी है या इस तरीके की जलवायु हमारे यहाँ है, तो कौन सी किस्म हमें लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। किस्म की हम बात करें कि कद्दू की किस्में जो हैं, तो कद्दू की किस्मों के लिए है पूसा विकास, पूसा विश्वास और अर्का सूर्यमुखी और अर्का चंदन। ये कुछ मुख्य किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में। कद्दू के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसको मिट्टी किस प्रकार की चाहिए या भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसके लिए दोमट या फिर दोमट बलुई मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। क्योंकि कद्दू की जो फसल है वह उथली जड़ वाली फसल होती है, तो उसमें अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु फिर भी 2 से 3 बार आप कल्टीवेटर का प्रयोग करके आप उसको कल्टीवेटर से आप उसकी जुताई करिए खेत की, और उसके बाद फिर आप पाटा का यूज़ करके आप उसको समतल कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप खेत की तैयारी कर सकते हैं। अब खेत की तैयारी होने के बाद जो मुख्य बात आती है वो है खाद व उर्वरक की। तो खाद की अगर हम बात करते हैं तो खाद के लिए 40 से 50 क्विंटल जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है वो आप किसान भाई प्रयोग करें। जो आखिरी जुताई आप करेंगे उससे पहले समान रूप से उसको पूरे खेत में बिखेर दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हम उर्वरक हम NPK का जो प्रयोग करेंगे, तो कद्दू की फसल के लिए नाइट्रोजन जो है वो हम देंगे 80 किलोग्राम। उसके बाद फॉस्फेट हम देंगे 80 किलोग्राम और पोटाश की जो मात्रा होगी वो 40 किलोग्राम। किसान भाई ये ज़रूर ध्यान दें कि जो नाइट्रोजन की आप मात्रा देंगे तो उसको पहले 2 भागों में बांट लें। तो जो पहली मात्रा अगर होगी उसको आप पोटाश की और फॉस्फेट की पूरी मात्रा के साथ मिलाकर आप उसको खेत तैयार करते समय पर दे देंगे। जो बचा हुआ हमारा नाइट्रोजन है, जो कि 40 किलो जो बच गया है, उसको फिर किसान भाई 2 भागों में आप विभाजित करिए, डिवाइड करिए, और उसका जो जो बचा हुआ है, जैसे 40 का अगर आप आधा करते हैं तो 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो आप जब पौधे में 3 से 4 पत्तियां आने लगे उस समय पर दें। और जो बाकी जो 20 किलोग्राम की जो मात्रा है वो आप देंगे आप जब फूल आने लग जाएंगे। जब आपके पौधे में फूल आपको आते हुए दिखे तब आप बाकी जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है वह देंगे। किसान भाइयों, कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप बीज की सही मात्रा और बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बीजों की बुवाई कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अब किसान भाई हम बात करते हैं कि हमें कितना बीज की आवश्यकता है। अगर हम 1 हेक्टेयर में अगर कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज दर चाहिएगी। अब आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बीज से होने वाली बीमारियां भी बहुत है। इवन जैसे हम कहते हैं मिट्टी जनित रोग होते हैं या बीज जनित रोग होते हैं, तो उनसे हम अपनी फसल को बचाने के लिए आजकल अधिकतर किसान भाई हम बीज को उपचारित करते हैं। तो उस उपचार के लिए किसान भाई कर सकते हैं कि आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब की 3 से 4 ग्राम मात्रा को लेकर आप 1 प्रति केजी सीड से आप उसको उपचारित कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ किसान भाई प्रैक्टिस करते भी हैं कि रात को वो भिगो देते हैं उस बीज को, उसके बाद उसको लगाते हैं। तो क्योंकि बारिश का महीना है, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इस समय पे अधिकतर किसान भाई जो हैं वो रिच मेथड, जो बेड बनाकर जो लगाते हैं कद्दू, इस प्रकार से लगाते हैं। तो इसके लिए आप 2 मीटर से 2 मीटर इंटू 2 मीटर, मतलब 2-2 मीटर के आप डिस्टेंस रखिए प्लांट टू प्लांट और रो टू रो के बीच में लगाए, क्योंकि इससे आप अपनी उपज भी बढ़ा सकते हैं और जो जर्मिनेशन रेट है, मतलब जो जर्मिनेट करता है बीज, उसकी दर को भी आप बढ़ा सकते हैं। कद्दू की फसल को खरपतवारों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसका नियंत्रण करते हुए जल प्रबंधन कैसे करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार, किसान भाई सभी जानते हैं कि खरपतवार का हमारी मुख्य फसल पर कितना बेकार या कितना बुरा असर हो सकता है, कि वो हमारी मुख्य फसल को किस प्रकार से कितना नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो प्रकाश के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए हमारी जो मुख्य फसल है उससे स्पर्धा करती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर निंदाई गुड़ाई करें। चाहे तो आप 20 से 25 दिन के अंतराल पे पहली बार आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, या फिर जब आप जैसा आपको लगे समय के साथ 40 से 45 दिन में, मतलब कम से कम आप 3 से 4 बार आप निंदाई गुड़ाई ज़रूर करें। बात करते हैं अब सिंचाई की। तो वैसे तो इस फसल में पानी देने की या सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर कहीं कहीं वैसे इलाके भी हैं जहाँ भी वर्षा नहीं हुई है, या बारिश के जो दिन हैं, जैसे आज हुई है उसके बाद 8-10 दिन बाद बारिश हो रही है, तो जो ये टाइम हो गया है या जो समय है इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया है, तो ऐसे समय में किसान भाई आप 1 से 2 बार, जैसा मिट्टी की जैसी मांग हो या पौधे को आप देखकर आप उस हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो खेत है उसमें पानी ना भरे। अगर पानी भर जाएगा तो उससे आपकी जो फसल है वो सड़ने लग जाएगी, गलने लग जाएगी। तो ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें जो पानी की निकासी का जो प्रबंध हो वो पूरी तरीके से किसान भाई रखें, ताकि आप अपनी फसल को बारिश के पानी में जो भर जाता है उससे सड़न गलन से बचा सकें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में किसान भाइयों को पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से गुजरना पड़ता है और हरे चारे की पूर्ति के लिए किसान विभिन्न चारे वाली फसलों को भी लगाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए साल भर हरे चारे की पूर्ति के लिए रैमी की खेती पर जानकारी लाए हैं। तो आप किस प्रकार से करें रैमी की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष। जो रैमी घास नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि एक तरह से झाड़ है ये, और इसकी जो पत्तियां हैं उनको हम पशुओं के चारे में शामिल कर सकते हैं। और जो हमने शोध कार्य किए इसके ऊपर, तो हमने ये पाया कि इसमें 22 से 25 यहाँ तक कि 28% तक प्रोटीन है इसकी पत्तियों में, अगर हम इसको 20 से 25 दिन के बीच में काट लेते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं रैमी की खेती की। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की सुविधा है, तो वह इसकी खेती आसानी से करके इससे अधिक मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें इसकी उन्नत तरीके से खेती, आइए जानते हैं। अगर इसको लगाने के समय की बात की जाए तो इस पौधे को आप फरवरी से लेके और अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इसका जो बीज बनता है वो तकरीबन मई जून में बनता है यहाँ हमारे इलाके में, और उस बीज की अगर आप मात्रा देखें तो 1 ग्राम बीज में 7 से 8,000 जो है महीन बीज होते हैं। 1 ग्राम अगर आप तुलाई करके और उसको गिनेंगे तो आप इसकी पौध भी तैयार कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशन में, ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में, तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका जो लगाने का तरीका है वो राइजोम यानी इसकी जड़, तो इसकी जड़ लगा दीजिए आप, तो 6 महीने में एक जड़ से आप तकरीबन 25 से 30 पौधे जो हैं वो दोबारा दूसरी जगह लगा करके उगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो एरिया जो अगर आप बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अगला जो इशू है वो है इसकी उत्पादन का। अगर आप बढ़िया से बढ़िया चारे की वैरायटी और बढ़िया से बढ़िया
बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करके भी लगाएं तो आप हद से हद 1 एकड़ में 1400 से 1500 क्विंटल हरा चारा पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पाया है कि अगर आप रेमी की खेती करते हैं तो आप हर 20 से 25 दिन बाद उसकी एक फसल ले रहे हैं और एक फसल 1 एकड़ में काफ़ी ईल्ड जो है वो आपको दे रही है। तो हमने ये पाया कि साल भर में अगर हम उसको कैलकुलेट करें पूरी टोटल ईल्ड को तो वो 2400 से 2600 क्विंटल प्रति एकड़ की आती है, यानी कि दोगुनी तो वहाँ पे आ गई जो उत्पादन क्षमता है खेत की। और दूसरा क्या है कि साल में 2 या 3 बार जो हैरो, डिस्क, ट्रैक्टर, फर्टिलाइज़र उनके खर्चे आने थे वो भी ख़त्म हो गए। तो अब अगर हम प्रति किलो इसकी चारा वो देखें लागत तो बहुत कम है और आपको राउंड द ईयर यानी 12 के 12 महीने आपको हरा चारा अपने पशु के लिए मिल रहा है। हमारे जो किसान भाई दुधारू पशुओं के आहार में हरे चारे के रूप में रैमी का समावेश करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में जानना होगा। इसलिए आइए जानते हैं पशुओं को रैमी खिलाने के फायदे के बारे में। नंबर 1 खासियत कि अगर हम इसकी पत्तियां खिलाते हैं तो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होने से इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर हम किसान की भाषा में कहें तो अगर हम इसको देते हैं तो प्रोटीन की तो पूर्ति हो ही रही है, दूसरा इसके अंदर एंटीबायोटिक के जो हैं वो भी गुण हैं, यानी कि जैसे हल्दी है इस तरीके से इसमें भी एंटीबायोटिक के गुण हैं और ये एंटीबायोटिक जो है वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो उससे पशुओं को काफ़ी लाभ हुआ और जब से हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब से एक आध पशु को छोड़ करके किसी भी पशु में कोई बीमारी, कोई इस टाइप का लक्षण नहीं आया जिसको हम इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक एंटीबायोटिक वो है इसका वो बहुत अच्छा गुण है, इसके अंदर नेचुरल है, तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी नहीं आएगा कहीं। तीसरी चीज़ जो इसमें हमने खास देखी इसमें कि जो इसका रेशा है, अगर आप 30 दिन 35 दिन से ऊपर कर लें तो इसमें रेशा बनना शुरू हो जाता है। जैसे सण पे बनता था पहले, इस तरह का रेशा जो है इसका बनना शुरू हो जाता है और उस रेशे से जो सूत निकलता है, यानी जो रेशा है अगर उसकी डीगमिंग कर दें हम, गोंद हटा दें उसकी, छाल के साथ होता है वो, तो उस रेशे को हम ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पे कोई भी रेशा इतना ताकतवर या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ये है। मैं नेचुरल रेशे की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल रेशे की बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये किसान भाइयों को रेशा देने का भी काम कर सकता है। दूसरी चीज़ जो अगली चीज़ है इसमें जो खासियत है वो ये है कि एक बार किसान भाई ने इसको अपने खेत में लगा लिया तो इसको 15 से 20 साल इसमें ना तो जुताई की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा बोता जो है आप खरपतवार निकाल सकते हैं और इसको रेगुलर इंटरवल पे पानी देते रहिए। और जब बरसात का मौसम होता है तब वो पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि इसके खेत में नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो हमने उसी चीज़ पे अमल करके अपने फार्म में 5.5 एकड़ के करीब जो है इसको पैदा कर लिया। तो इस पे अभी भी शोध कार्य हमारे चल रहे हैं। तो इसमें कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, उसका भी हमारा शोध कार्य और उनकी एस्टिमेशंस अलग अलग लेबोरेटरीज में चल रही है ताकि एक हम कंक्रीट रिजल्ट के साथ जो है वो हम किसान को अपनी बात कह सकें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों में मुख्यतः घने बादल छाए रहने की संभावना है और मध्यम वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खुर्रा या कतार
बोनी की गई धान की फसल की उम्र 18 से 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पायरिक सोडियम सक्रिय तत्व 10% की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिनोक्साप्रॉप पी इथाइल सक्रिय तत्व 9.3% की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोपा लगाते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे लगावें। हरना जातियों के लिए कतारों और पौधों के बीच की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अरहर के बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरहर की मध्यम अवधि वाली फसल को 90 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मूंग और उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम एवं पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का की संकर प्रजातियां 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल प्रजातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की मध्यम और देर से पकने वाले किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की अंतरण में लगाना चाहिए। सब्जियों के तैयार पौधों का रोपण करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था बनाए रखें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जी वाली फसल में निराई गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा देवें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। पशु चिकित्सक से संपर्क करके अपने मवेशियों को गला घोटू एवं लगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। पशुओं को गीले और पानी भरे स्थानों पर न चराएं। नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को गोट प्लेग यानी PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मोहाना जिला अनूपपुर के कृषक रूपराम पटेल ने। ये औषधीय फसल कमाच की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रूपराम पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। विशेष रूप से कुछ किसान भाई औषधि पौधों की खेती की तरफ जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से आजकल जो किसान भाई केमाच फसल जो है उसकी भी खेती बहुतायत में करते हैं। और केमाच की जब हम खेती करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी औषधि फसल है जिसकी खेतों में बहुत अच्छी इसकी किस्म आ चुकी है। पहले जो हमारी जंगली प्रजातियां थी उसके कारण खुजलियां होती थी और किसान भाई इनकी खेती नहीं करते थे, लेकिन अब बिना खुजली वाली हमारी केमाच की किस्में जो हैं वो खेतों में बुआई के लिए हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो ऐसी किस्मों का चयन कर हम अगर केमाच की खेती करते हैं तो आप अपनी आय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कौच या कमाच की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। भारी चिकनी, पथरीली, बंजर और जल भराव वाली भूमि में भी इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पीएच मान वाली भूमि में कमाच की फसल लगाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी में पहले 2 बार आप कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद 1 बार उसमें
रोटावेटर है उसके माध्यम से हम खेत को समतल कर लें। और जब खेत आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाए उसके बाद में आप इसमें बुआई करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके पहले हम लगभग 3 से 4 ट्रैक्टर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम खेत में फैला देवें तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक मैटर आपके खेत में बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो जब भी हम खेत तैयार करते हैं उस समय हमको लगभग 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास जो है वो हमें खेत तैयार करते समय ही देना है ताकि फसल की बढ़वार अच्छी हो। कौच के पौधों को अधिक पानी की जरूरत होती है, इसलिए पौधों की बुआई के लिए बारिश का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। ऐसे स्थान पर जहां सिंचाई का ठीक प्रबंध नहीं होता है वहां पर बीजों की बुआई मार्च से अप्रैल माह के मध्य में की जाती है। जब हम बुआई करते हैं तो उसके पहले सबसे प्रमुख बात है बीजोपचार की। और बीजोपचार करने के लिए हमें चाहिए कि प्रति किलोग्राम केमाच के बीज में लगभग 2 से 3 ग्राम बावेस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से उसको मिलाकर और उसके बाद उसकी बुआई करें। और जब खेत तैयार हो जाए तो उसके बाद इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके बाद खेतों में हमारा जो 3 बाई 3 जो हमारा लाइन है उसकी मेड़ बना लें और पानी का भराव ना हो। पानी का जो बहाव है वो ढाल की दिशा में हो और नालियों के माध्यम से पानी बाहर निकल जाए, रुके ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये फसल जल भराव की स्थिति में इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बुआई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 बाई 3 जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है वो 3 फीट होनी चाहिए और जो हमारी पौधे से पौधे की दूरी है वो भी 3 फीट होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप बुआई करें और पानी का भराव विशेष रूप से ध्यान रखें कि पानी का भराव आपके खेत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेल के रूप में फैलता है और इसमें बहुत अच्छा आपको उत्पादन होता है। जब आप बुआई कर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए। पानी चूँकि जल भराव हो रहा है तो पानी खेत से बाहर आना चाहिए, लेकिन अगर पानी की कमी हो रही है तो भी वानस्पतिक वृद्धि कम होगी और पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होने से आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये लगभग 6 से 7 महीने की फसल होती है और इसमें जब आपकी वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको खेत में पानी की कमी देखी जाती है। तो ऐसे समय में आपको 1 से 1.5 महीने के अंतराल में पानी की सिंचाई आपको खेत में करनी ताकि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे और पौधों का विकास अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो। तो समय समय पर पानी की सिंचाई भी करते रहता है वर्षा ऋतु के बाद में। इस प्रकार से आप खेत का निरीक्षण करें। इसके साथ ही जब आप देखते हैं कि 30-40 दिन की जब हमारी केमाच की फसल हो जाती है तो खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार की समस्या देखी जाती है। कौच या कमाच की खेती में पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 20 दिन पश्चात की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 25 दिन के अंतराल में करना होता है। इसके पौधों को अधिकतम 2 से 3 गुड़ाई की ही जरूरत होती है। और उसके बाद आप उसमें प्रति बेल के हिसाब से लकड़ियों को गाड़ना है और लकड़ियों को गाड़ने के बाद उनको अच्छी तरीके से उसमें चढ़ाना है ताकि आपकी जो केमाच की फसल है उसकी बढ़वार अच्छी हो और आपको अच्छी पैदावार प्राप्त हो। इस प्रकार से किसान भाई जब आपकी पैदावार अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगी तो उसकी तुड़ाई करके आप खेत में अच्छा लाभ कमा सकते हैं और बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।